स्टूडेंट्स, मेरी लास्ट 2 वीडियोस में आपने आईएस और एलएम मॉडल का कंस्ट्रक्शन स्टडी किया था। आईएस मॉडल जो गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है, एलएम मॉडल जो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है। तो ये दो मॉडल आपने दो इंडिविजुअल वीडियोस में स्टडी किए। इस वीडियो में मैं आपको आईएस मॉडल का कंस्ट्रक्शन सिखाने वाला हूँ। आईएस मॉडल का कंस्ट्रक्शन आपको गुड्स और मनी मार्केट में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं वो आपको सिखाएगा। तो आइए चलते हैं आईएस एलएम मॉडल के साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की ओर। So the ISLM model means the ISLM schedules summarize the conditions that have to be satisfied in order for the goods and the money markets respectively to be in equilibrium। यानी जहां दोनों इक्विलिब्रियम में हो। आईएस मॉडल में गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, एलएम मॉडल में मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, और यहाँ आईएसएलएम मॉडल में हमें दोनों मार्केट्स का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है और एक साथ स्टैब्लिश करना है। So you have learned that goods market is in equilibrium। गुड्स मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होती है? जब डिमांड फॉर गुड्स इक्वल हो किसके? When if the demand for goods at different levels of interest rate equals the output। यानी जो आउटपुट है वो डिमांड फॉर गुड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट हो एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है जब डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस बराबर हो किसके? सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस के। और यहां हमने एक assumption भी ड्रॉ की थी दैट द प्राइसेस आर कांस्टेंट। So students, for the construction of ISLM model, we need to achieve equilibrium in both the markets simultaneously। यानी एक साथ दोनों में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है ISLM मॉडल की। और जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा, तो उससे हमें एक इंटरेस्ट रेट और साथ में इनकम लेवल अचीव होगा जो कहलाएंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलिए देखते हैं कैसे एस्टेब्लिश होगा ये। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। In this diagram you can see that we have plotted the IS model, the ALM curve, both the curves have been plotted in the same diagram। इनका जो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है उसमें we can see that the two curves intersect at point E। यहाँ ये intersect करते हैं और at point E both the goods market and the money market are in equilibrium। यहाँ दोनों ही मार्केट एक साथ साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में है। The interaction of two curves gives us the equilibrium rate of interest। So this is the equilibrium rate of interest I0 and the level of output, so this is the equilibrium level of output Y0। Now ये जो इक्विलिब्रियम हमने यहाँ अचीव किया है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। इसके लिए या तो एलएम कर्व शिफ्ट हो जाए या आईएस कर्व शिफ्ट हो जाए या दोनों एक साथ शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा ही एक एग्जांपल अब हम देखते हैं कि शिफ्टिंग होने पर कैसे जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो चेंज हो जाते हैं। इस डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब देखिए ई जो पॉइंट है वो इनिशियल इक्विलिब्रियम है। ये आईएस हमारा इनिशियल आईएस कर्व है, एलएम हमारा इनिशियल एलएम कर्व है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमें यहाँ पे ये ई इक्विलिब्रियम हमें अचीव हो रहा है। और इस इक्विलिब्रियम की वजह से यू कैन सी दिस y0 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड दिस I0 इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अर्लियर। जैसे कि पहले हमें अचीव हुए थे, सेम वही है सब कुछ, बस यहाँ चेंज क्या हो रहा है? वो हो रहा है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा?
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से जो आईएस कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। और ये जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली ऑटोनोमस स्पेंडिंग का पार्ट होता है, तो इसकी वजह से ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। तो इसकी वजह से हमारा एक फ्रेश इक्विलिब्रियम हमें अचीव हुआ विच इज कॉल्ड ई डैश, क्योंकि हमारा जो हमारा आई एस कर्व है वो शिफ्ट होकर के हो गया आई एस डैश। एल एम कर्व में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि सिर्फ ऑटोनोमस स्पेंडिंग चेंज हुई है। मनी मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो सिर्फ आई एस कर्व शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से वी हैव अ न्यू इक्विलिब्रियम विच इज डिपिक्टेड बाय ई डैश। नया जो इक्विलिब्रियम है वो ई डैश है, और ई डैश पर यू कैन सी के जो न्यू मार्केट जो न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है यहाँ पर आईएस एंड एलएम मार्केट्स में, उसकी वजह से आउटपुट जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट वो इंक्रीज हो गया है वाई जीरो से वाई डैश पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो गया है। नाउ सी न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई डैश, और ये जो है ये दिस इज द चेंज। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है और वो हो गया आई डैश। So a fresh equilibrium is established because of shift in the IS curve because of increase in autonomous spending। और अगर autonomous spending reduce हो जाए, decrease हो जाए, तो उसका भी impact मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए पहले मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। You can see अगर autonomous spending decrease हो जाती है so इसमें IS कर्व में एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, एंड अगर मैं इसको IS डबल डैश अगर इसको मैं बोलता हूँ तो यू कैन सी कि एल एम कर्व के साथ इसका जो इंटरेक्शन है वो उससे हमें ये देखिए यहाँ पर हमें ई डबल डैश दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम, और यहाँ हमें वाई डबल डैश दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट, और आई डैश डैश ये नया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप देख सकते हैं कि अगर आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो उसकी वजह से दोनों इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही रिड्यूस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि कैसे आईएस एलएम कर्व जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे आईएस एलएम कर्व्स को साइमल्टेनियसली अगर हम इक्विलिब्रियम में लाएं तो उसका क्या हमें किस तरीके से हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अचीव होते हैं। अब देखते हैं कि इससे हम आईएस एलएम कर्व्स की हेल्प से हम कैसे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। इस डायग्राम में यू कैन सी के पैनल ए एंड पैनल बी, ये दो पैनल हैं इस डायग्राम में। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन ड्रॉ की थी जब एलएम मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वो थी कि प्राइसेस आर कांस्टेंट, प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर हम इस अजम्पशन को रिलैक्स कर दें, इस अजम्पशन को रिमूव कर दें और हम अलाउ कर दें प्राइसेस को चेंज होना, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस क्या होती है, एम बार बाय पी बार। अगर ये हमारा है नॉमिनल मनी सप्लाई और ये हमारा प्राइसेस है, तो यू कैन सी कि इस रेशो को हम मनी सप्लाई यानी सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस कहते थे, और हम मानते थे कि ये चेंज नहीं हो रहा है प्राइसेस में, तो इसकी वजह से ये एक वर्टिकल लाइन बनती थी मनी सप्लाई की, राइट। नाउ अगर ये इसमें हम पी बार जो है, ये पी बार को हम यहाँ ऑटोनोमस या फिक्स ना मान करके हम कहें कि प्राइसेस में चेंज हो सकता है, तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस अलग अलग प्राइसेस हम अज्यूम करके हम एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं पॉइंट्स की, उसके बेसिस पे एग्रीगेट डिमांड कर्व अचीव हो जाएगा। सो कैसे हमें ये सब करना है,
ISLM मॉडल की कंस्ट्रक्शन आप जानते ही हैं। नो, अगर प्राइसेस को चेंज करें तो उससे ये सब होगा। सबसे पहले मान लीजिए कि इकोनॉमी में जो प्राइस का लेवल है वो है P1, अर्ली ऑन P1 प्राइस है। ये शो करता है कि ISLM का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा इस प्राइस पर। यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर लेवल पे M अपॉन V1 विल गिव अस द सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस, और इस पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस के लिए एक LM कर्व बनेगा जिसे हम LM1 कह रहे हैं। एक LM कर्व हमने क्रिएट कर लिया। ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि LM कर्व की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, जहां सप्लाई ऑफ रियल बैलेंसेस और डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस इंटरसेक्ट करते हैं। उस उन पॉइंट्स की मैपिंग से हमें LM कर्व मिलता है। तो जैसे ही हम प्राइस को यहाँ पर देखते हैं कि P1 एक पर्टिकुलर प्राइस है, उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर ये रियल बैलेंसेस है हमारे, तो इन रियल बैलेंसेस पर ये LM कर्व हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है। जहां ये LM कर्व IS कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमें एक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रहा है E1। इस E1 पॉइंट को हम नीचे पैनल बी में मैपिंग करके E1 को हमने यहाँ पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ इसको मार्क कर दिया। So at P1 price, E1 is the equilibrium. At P1 price, E1 is the equilibrium output. You can see कि E1 से हमें rate of interest मिला था और साथ ही हमें level of income. So that means कि अगर P1 price है तो this is the level of income, equilibrium level of income. तो ये हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया। अब मान लीजिए कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया और वो हो गया P2, तो ये इन प्लेस ऑफ P1 ये प्राइस P2 हो जाएगा। तो यू कैन इजीली नाउ अंडरस्टैंड कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर जैसे ही इंक्रीज होगा, तो ये M बाई P2 ये स्मॉलर वैल्यू होगी। दोबारा बता देता हूं कि जैसे ही ये प्राइस इंक्रीज होगा P1 से P2, तो यू कैन सी कि M अपॉन P1 और M अपॉन P2। नाउ क्योंकि P2 बड़ा है तो यू कैन सी कि रियल बैलेंसेस की सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। रियल बैलेंसेस की सप्लाई क्यों रिड्यूस हुई? क्योंकि P इंक्रीज हो गया। नाउ वी हैव अ लार्जर प्राइस, तो जिसकी वजह से दिस होल वैल्यू जो रियल बैलेंसेस को एक्सप्रेस करती है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जिसकी वजह से LM कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड्स। नया जो LM कर्व आया है दैट इज कॉल्ड LM2, जो कि लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट होने पर बना है। अब इस शिफ्ट की वजह से वी हैव अ फ्रेश इक्विलिब्रियम E2। वी हैव ये नया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम पर और ये इक्विलिब्रियम आउटपुट Y2। ये जो पॉइंट हमने यहाँ E2 अचीव किया है एक नए LM कर्व की वजह से, वी कैन प्लॉट दिस पॉइंट इन पैनल बी। यहाँ पर पैनल बी में कि प्राइस जब P2 है तो इक्विलिब्रियम इनकम है Y2। तो यहाँ ये हमें एक नया पॉइंट मिल गया E2। इस प्रोसेस को हम फॉलो करते रहें। वी कैन हैव सेवरल प्राइसेस, प्राइसेस को वेरी करते रहें। P1 P2 अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स देखे हैं, तो अगर हम वी कैन हैव सेवरल प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस को हम ट्राई करते रहें, अलग अलग प्राइसेस को ट्राई करते हैं, वी विल हैव मोर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, और उन सबको यहाँ प्लॉट कर दें और उन सब पॉइंट्स को हम फिर क्या करें, ज्वाइन कर दें। उनको ज्वाइन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव एन AD कर्व। इन सब पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते चले जाएंगे तो वी विल क्रिएट एन AD कर्व। ये AD कर्व हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे प्राइसेस को वेरी करके, जो कि एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है LM कर्व की, कैसे प्राइसेस को वेरी करने की वजह से हम रियल बैलेंसेस की सप्लाई को चेंज करते हैं, LM कर्व शिफ्ट होता है। और इसका उल्टा भी हो सकता था, अगर हम प्राइस को रिड्यूस कर देना और सी की अगर P3 हो हमारे पास, P3 P1 से कम है, so you can see कि M upon P1 M upon P3, so you will see कि ये क्योंकि प्राइस जो है घटा है तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी वजह से LM कर्व इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। सो वी विल हैव Y3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं Y3 बन जाएगा, राइट। सो दिस वे यू कैन क्रिएट सेवरल पॉइंट्स और इन सबको कनेक्ट करके you will get the AD curve.
Students, that is all about the construction of ISLM model, shifting of the equilibrium in the ISLM model, and using ISLM model to derive the AD schedule. तो ये सब आपने इस वीडियो में जाना. That is all in this video.